बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं देखना चाहती हूँ तुम किस अंदाज में जवाब देते हो। जवाब का इंतजार आधे घंटे तक करूंगी। इसके बाद जो कर गुजरूंगी वो तुम्हारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। ये कहने के बाद इसने रिसीवर रख दिया था। मैंने इसकी सोच में पूछा, आधा घंटा गुजर चुका है, अब मैं इस हाथ में गोल्ड मैन के साथ ऐसी हरकत करूंगी कि वो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकता होगा। वो जरा परेशान होकर जवाबन सोचने लगी। मैंने तो महज धमकी दी थी, इरादा था कि क्रिस्टोफर मैकी के पास जाऊंगी और इसके मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करूंगी, फिर इन तफसीलात के मुताबिक इसे ज़हनी उलझनों में मुब्तला करूंगी। यकीनन वो धौंस में आ जाएगा कि इसका मौजूदा जखीरा इस शहर में सप्लाई हो सकेगा या नहीं। मैंने इसके दिमाग से इसके होटल का फोन नंबर मालूम किया, फिर अपना रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। होटल के टेलीफोन एक्सचेंज ने इसके कमरे से राब्ता कायम करा दिया। मैंने बराई हुई आवाज में कहा, ए मैन फ्रॉम गोल्ड मैन। लैला ने सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? बेबी अनजान न बनो, मैं गोल्ड मैन का वो खास आदमी हूँ जो तुम्हारी खिदमात के लिए मुकर्रर हो चुका है। अब तुम सुकून से यहाँ नहीं रह सकोगी। क्या नादान बच्ची समझकर मुझे धमकियां दे रहे हो? नहीं लैला सानी, तुम नादान बच्ची कैसे हो सकती हो? मैंने इसके दिमाग में झांक कर देखा। वो अपना असली नाम सुनकर चौंक गई थी। फिर वो संभल कर बोली, कौन लैला सानी? किससे बातें कर रहे हो? मैं सारा आइज़क हूँ। मैंने एक हल्का सा कह लगाया, फिर इसी तरह बर्राई हुई आवाज में कहा, हमारे गोल्ड मैन ने जाती इंसाइक्लोपीडिया में तुम्हारा नाम और पता मालूम कर लिया है। तुम दोहरी जिंदगी गुजार रही हो। अगर मैं तुम्हारी हुकूमत के सामने ये साबित कर दूं कि तुम पैदाइशी तौर पर मुसलमान हो, तुम्हारा नाम लैला सानी है और तुम एक यहूदी औरत की गोद में परवरिश पाती रही हो, तो इस हैरत अंगेज इंकशाफ के बाद तुम्हारा क्या हशर होगा, ये तुम खुद ही सोच लो। तुम सरासर बकवास कर रहे हो। ना मैं लैला सानी हूँ, ना ही तुम ये साबित कर सकते हो। मैं वो सारा आइज़क हूँ जो बचपन की सरपरस्ती में परवान चढ़ती रही। तुम मेरे खिलाफ कोई गवाही फराहम करोगे जबकि मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ कभी कोई कदम उठाती हूँ, अपने मुल्क की वफादार हूँ। और मैंने इसकी बात काट कर कहा, कम बोला करो, मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ। तुमने सुबह होने तक वो तमाम सबूत वापस न किए जो गोल्ड मैन के खिलाफ हैं, तो सुबह के बाद तुम अपनी हुकूमत के सामने सारा आइज़क नहीं बल्कि एक मुजरमा लैला सानी की हैसियत से पेश की जाओगी। मैंने रिसीवर रख दिया और इसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वो हेलो हेलो कहती हुई क्रेडल पर हाथ मार रही थी। इसने रिसीवर को पटक दिया। सोचने लगी, ये कौन है? इसको कैसे मालूम हुआ कि मैं लैला सानी हूँ? ये राज तो कोई नहीं जानता, मैं सिर्फ हबीबा अल खैरी जानती है। हाँ याद आया, फरहाद अली तैमूर भी मालूम है और कोई नहीं जानता। ये गोल्ड मैन कैसे हो सकता है? ये इसकी जाती इंसाइक्लोपीडिया क्या चीज है? क्या वाकई ऐसी इंसाइक्लोपीडिया तैयार की है जिसमें मुजरमों के छुपे हुए राज लिखे हुए हैं? फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि मेरी दोहरी हैसियत को कैसे मालूम हुआ? मैंने इसकी अपनी सोच में कहा, हम बड़ी गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं, लेकिन हमसे कहीं न कहीं ऐसी चूक हो ही जाती है जो किसी ब्लैकमेलर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लैला सानी की हैसियत से बारहा रोल प्ले कर चुकी कोई ऐसी गलती हो गई जो किसी दुश्मन की नजर में आ गई, सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर ली गई हो। अब वो रिकॉर्ड गोल्ड मैन के पास है, तभी वो इतने यकीन से धमकी दे रहा है। वो उलझन में पड़ गई थी। इस दौरान में मैंने इंटरकॉम के जरिए अपने एक मातहत को हुक्म दिया कि मेरे लिए हल्का सा नाश्ता ले आए। मैं बंगले में तनहा हूँ, इसलिए वो भी तनहा आए। मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। रिसीवर रखने के बाद फिर लैला सानी के दिमाग में पहुंच गया। वो इस वक्त वो सोच रही थी, जिस शख्स को मेरा असली नाम मालूम है वो यकीनन सुबह होने तक मुझे किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला कर सकता है जिसके मुतल्लिक मैं अभी सोच भी नहीं सकती। मसला हल करना है कि इसे मेरा असली नाम कैसे मालूम हुआ। वो बड़ी जिद्दी थी। किसी से शिकस्त तस्लीम करना, किसी के आगे झुकना इसकी फितरत के खिलाफ था। वो सोचने लगी, सुबह से पहले मैं साथ में गोल्डन मैन को या तो अगवा करूंगी या हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसके बड़े खतरनाक इरादे थे। साथ में गोल्डन मैन को जिंदा रखना था ताकि इसके जरिए मजीद मालूमात हासिल की जा सके, क्योंकि मैं वादी काफ के सिलसिले में उलझा हुआ था। इस साथ में गोल्डन मैन की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन कब तक मुझसे
बच सकता था। मैंने दरपर्दा ढील दे रखी थी। ये भी नहीं चाहता था कि वो लैला सानी के हाथों मारा जाए। इस वक्त वो सोच रही थी उस पाकिस्तानी मैकी के जराए बहुत वसी हैं। मैं यहाँ अजनबी हूँ, इसके जरिए से काम निकाल सकती हूँ। इसके जरिए साथ में गोल्डन मैन को अभी खत्म कर सकती हूँ। इसे मुजाहिदों के हवाले कर सकती हूँ, वहीं से बहुत कुछ उगलवा सकती हूँ। मैंने इसकी सोच में कहा, अगर क्रिस्टोफर मैकी के जरिए मुजाहिदीन तक इस साथ में गोल्डन मैन को पहुँचाऊंगी तो सब मुझसे इसके सारा आयजे की यहूदी लड़की है, मुजाहिदों पर क्यों भरोसा कर रही है, किसी रिश्ते से किसी जज्बे से एतमाद कर रही है। वो एक गहरी सांस लेकर अपने तौर पर सोचने लगी, अगर वो फरमैकी वाकई पाकिस्तानी साबित हुआ और मैंने ये देखा कि इस पर एतमाद करते हैं तो मैं अपने आप को लैला सानी की हैसियत से जाहिर कर दूंगी। मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी मुस्कुराहट वो सोच रही थी मुझे होटल में नहीं रहना चाहिए। इस गोल्ड मैन के आदमी मेरी निगरानी कर रहे होंगे, वो मुझे इन तक पहुंचाने के मुतल्लक भी सोच सकते हैं, लिहाजा मुझे फौरन ही यहाँ से निकलकर पाकिस्तानी मैकी के पास पहुंचना चाहिए। मैं आज की रात इसके बंगले में गुजारूंगी। ये सुनते ही मेरी खोपड़ी चकरा गई। अगर वो बेहद हसीन इसकी कुर्बत से ख्याल ख्वानी की थकन दूर हो जाती थी और जैसे अचानक खजा में बहार आ गई हो, लेकिन वो बड़ी महंगी पड़ती। बंगले में रात को रहने का मतलब ये होता कि मेरे सोने का इंतजार करती और क्रिस्टोफर मैकी से मुतल्लक तमाम दस्तावेजात और अहम चीजें चुराकर ले जाने की कोशिश करती। मैंने इसके दिमाग में सोच पैदा की वो पाकिस्तानी मैकी शायद मुझे अपने घर में घुसने भी न दे, क्योंकि मैं इसके बेडरूम का मुकफ्फल दरवाजा खोलकर चोरों की तरह अंदर गई। फिर इसे रिवाल्वर की ज़द में लेकर इसकी आयरन सेफ से तमाम दस्तावेजात चुरा ले जाने की कोशिश की। मैंने इसे बाथरूम में बंद किया था। अब वो मुझे अपने घर के आसपास भी देखना गवारा नहीं करेगा। वो पहले ही कह चुका है कि मुझसे बाहर मुलाकात कर सकता है, लेकिन घर में नहीं। वो इस सोच के साथ ही कहने लगी, ओह कैसे घर में आने नहीं देगा, वो तो मेरे कदमों में आंखें बिछाएगा। जब पहली नजर में ही इतना फ्री हो रहा था, अपने इश्क का इजहार ही नहीं शादी की भी पेशकश कर रहा था, तो मुझे कैसे घर में नहीं आने देगा। मैं अभी इसके घर में घुस कर दिखाऊंगी। वो अपना सामान समेट कर अटैची में रखने लगी। वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी और मैं सोच रहा था इस बला को किस तरह रोकूं। मैंने इसकी सोच में कहा, अभी मेरा यहाँ से निकलना बहुत बड़ी गलती होगी। हो सकता है कि साथ में गोल्डन मैन के आदमी मेरी ताक में हो, मुझे फरार होने का मौका न दें। मैं पाकिस्तानी मैकी के यहाँ जाऊंगी तो वो भी दुश्मनों की नजरों में आ जाएगा। इसकी अपनी सोच ने कहा, अगर वो दुश्मनों की नजरों में आएगा तो इसे बचने के हजारों तरीके आते हैं, इसके लिए बेशुमार जराए हैं। इसके साथ रहकर मैं भी अपनी हिफाजत कर सकूंगी, वरना तनहा कहीं नहीं जा सकती। इस अजनबी शहर में कहाँ जाऊं? यहाँ मुजाहिदीन कहाँ छुपे रहते हैं? फिर वो मुझ पर क्यों एतमाद करेंगे? मैं कैसे इन्हें एतमाद में लूंगी? इसके लिए भी मुझे पाकिस्तानी मैकी का तावन दरकार है। मैं तरह तरह से इसकी सोच, इसके इरादे को बदलना चाहता था और वो इनके जवाबात दलाइल से पेश कर रही थी, यानी हर सूरत में आने के लिए पार तोल चुकी थी। अब अटैची में सामान भी बंद हो चुका था। वो इसे उठाकर कमरे से निकलना ही चाहती थी। यक बयक फोन की घंटी बजने लगी। वो दरवाजे के पास रुक गई, पलटकर फोन की तरफ देखा, फिर वापस आकर अटैची को कलीन पर रखते ही रिसीवर को उठा लिया। इसके बाद बोली, हेलो, ये कमरा नंबर 32 है। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। वो पूछ रही थी, इस कमरे में बोलने वाली का कोई नाम तो होगा जिसकी आवाज मैं रिसीवर पर सुन रही हूँ? लैला ने पूछा, और मुझे फोन करने वाली का भी कोई नाम होगा? दूसरी तरफ से खनकती हुई हंसी सुनाई दी। फिर वो बोली, पहले मैं ही अपना नाम बताए देती हूँ। मेरा पहला नाम गूंगी, दूसरा नाम चादर, तीसरा नाम डबल खंजर है। कुछ याद आया तुम मुझसे कब और कहाँ मिल चुकी हो? ये कुछ ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। इधर फोन पर गुफ्तगू हो रही थी और मैं चौंक कर सोच रहा था, ये तो हदीका की निशानियां हैं, गूंगी, चादर और डबल खंजर। क्या हदीका बोलने लगी है? मैंने फौरन ही इस बोलने वाली के दिमाग में छलांग लगाई। दूसरे ही लम्हे वापस अपनी जगह हाजिर हो गया। इस बोलने वाली तक न पहुंच सका, क्योंकि एक तरफ फोन की घंटी बज रही थी, दूसरी तरफ बाहर दरवाजे पर कोई कॉल बेल का बटन दबा रहा था, तीसरी तरफ रसवंती ने मुखातब करना शुरू किया था। मैंने पहले तो रिसीवर उठाकर, हेलो क्रिस्टोफर मैकी इज हियर। दूसरी तरफ से कोई अजनबी जुबान में कुछ बोलने लगा। मैंने अंग्रेजी में पूछा, भाई आपने किस नंबर पर फोन किया है? उधर से नंबर बताया गया, रॉन्ग नंबर था। मैंने रिसीवर रख दिया, फिर तेजी से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए रसवंती से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? वो बहुत खुश थी, कह रही थी, हमारा बेटा नींद में अब्बू अब्बू कह रहा है। ओह रसवंती, क्या इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है? तुम्हें इतनी
सी बात नजर आती है। ये बात सोनिया के दिमाग में पहुंचकर बोलो। मैंने हैरानगी से पूछा, क्या इतनी रात को वो भी जाग रही है? टार्टर गलबा हमें सोने कब देता था? दुनिया भर की बातें होती रही। हम दोनों अभी अपने कमरे में आए हैं। पारस मेरी गोद में था और अली तैमूर सोनिया की गोद में। फिर पारस ने नींद की हालत में अचानक अब्बू अब्बू कहना शुरू किया। मैं बैरूनी दरवाजे तक पहुंच चुका था। इसे खोला तो मेरा एक खास मातहत खड़ा हुआ था। इसके हाथ में खाने का एक पैकेट था। मैंने इस पैकेट को लेते हुए कहा, शुक्रिया, तुम जाओ, मैं तन्हाई चाहता हूँ। वो बेचारा उल्टे कदमों लौट गया। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर सोनिया से कहा, यहाँ बहुत रात हो चुकी है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम दोनों को भी आराम करना चाहिए। नींद पूरी होगी तो सुबह ताजा दम रहोगी। सोनिया ने पूछा, तुम कैसे बाप हो? तुम्हारा बेटा पहली बार अब मुंह से अब्बू अब्बू कह रहा है और तुम्हें कोई खुशी नहीं हो रही है। भाई मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ बंगड़ा डालने वाला हूँ। प्लीज कुछ अकल की बात करो। बच्चे नींद की हालत में सांस कभी नाक से लेते हैं और कभी मुंह से, और जब मुंह से सांस निकालते हैं तो दोनों होंठों से फू फू की आवाज निकलती है। इस तरह बू बू अब्बू अब्बू समझ में आता है। इतनी सी बात मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन बच्चे जो हरकतें करते हैं वो माँ बाप को प्यारी लगती हैं। वालिदैन अपने जज्बों के मुताबिक इन प्यारी प्यारी हरकतों को अपनी जात से मंसूब करते हैं। मैं मानती हूँ कि कभी इनके मुंह से फू फू की आवाज निकलती है, कभी वो माँ माँ कहते हैं। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो माँ को पुकारते हैं या माँ के रिश्ते को समझने लगे हैं। वो मासूम तो कुर्बत को समझते हैं। इन्हें कुर्बत माँ की किसी आया की मिले या इस मासूम को खरीदने वाले किसी दूसरी माँ कुर्बत मिल जाए, वो तो सिर्फ मोहब्बत को समझते हैं जो इन्हें पहले इस दुनिया में मिलती है। तुम कैसे संग दिल हो एक मासूम बच्चे की मोहब्बत को या इसकी मासूम हरकतों को अपनी जात से मंसूब नहीं करना चाहते? रिशवंती ने कहा, रहने दो सोनिया, वो बहुत मसरूफ हैं, इन्हें डिस्टर्ब न करो। आखिर बाप है, मोहब्बत तो जरूर होगी। सोनिया ने चिढ़कर कहा, ये बाप नहीं, टेलीपैथी के 30 मार खां हैं। इन्हें तो पता नहीं अल्लाह मियाँ ने क्यों बाप बना दिया। ना ये कभी अच्छे शोहर साबित हो सकते हैं और ना ही एक मोहब्बत करने वाले बाप। क्यों नाराज होती हो? दरअसल इन दो अदद पारस को दो माएँ मिल गई हैं कि अब बाप की जरूरत नहीं रही। तुम दोनों मिलकर इन बच्चों की माओं की गिनती करो। मैं सोने जा रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में चादर में लिपटी हुई हदीका घूम रही थी। क्या इसने अपनी आवाज सुनाई है? क्या इसने कसम तोड़ दी है? क्या वही फोन पर बोल रही थी? मैं इसके पास पहुंचना चाहता था और सोनिया के दिमाग से निकलना चाहता था। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सोनिया ने कहा, फरहाद अभी न जाना। इसने पूछा, कौन है? इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। टार्टर गलबा खड़ा हुआ था। सोनिया ने पूछा, आइए क्या बात है? वो अंदर आते हुए बोला, अब तक 3 हेलीकॉप्टर वालों ने बड़े बड़े बंडल फेंके हैं। इन बंडलों में दुनिया भर के तहाइफ हैं और एक एक ट्रांसमीटर जरूर है और ये पैगामात भी आए हैं। सोनिया ने इन पैगामात को इससे लेते हुए सोच के जरिए कहा, तुम मौजूद रहो, मैं पढ़ रही हूँ, सुनते रहना। तुम और रिशवंती पढ़ती भी रहो और सुनती भी रहो। मैं थोड़ी देर बाद आकर मालूम करूंगा। मैंने उनसे रुखसत होकर फौरन ही इस आवाज वाली के दिमाग में छलांग लगाई। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन जिसके लबो लहजे को मैं एक बार गिरफ्त में ले लूं, चाहे इसके लिए देर हो जाए, वो लबो लहजे वाला मुझसे दूर नहीं हो सकता। मैं एक औरत के दिमाग में पहुंच गया। वो हदीका नहीं थी, बल्कि हदीका के साथ एक कमरे में बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले वो दोनों टेलीफोन बूथ में गई थी और वहां से सारा आइजक से फोन के जरिए राब्ता कायम किया था। इस औरत की सोच ने बताया कि शाम के बाद हदीका क्रिस्टोफर मैकी के बंगले से वापस आई थी। इसने तहरीर के जरिए सारा आइजक का हुलिया बताया। इससे पहले मुजाहिदीन ये मालूम कर चुके थे कि तिल अबैद से एक सुरागर सा लड़की आई है जिसका नाम सारा आइजक है। दरअसल जिस होटल में लैला उर्फ सारा आइजक ठहरी हुई थी, वहाँ कुछ मुसलमान मुलाजिम थे। इनमें मुजाहिदीन की तरफ से जासूसी करने वाले भी थे जो वहाँ की रिपोर्ट मुजाहिदीन तक पहुँचाते थे। इन्होंने ही सारा आइजक के मुतल्लिक बताया था। मुख्तसर ये कि जब हदीका ने तहरीर के जरिए सारा आइजक का हुलिया बताया तो मालूम हो गया कि वो कहाँ मिल सकती है। हदीका उसे वार्निंग देना चाहती थी कि आइंदा वो क्रिस्टोफर मैकी के बंगले के पास न देखी जाए वरना जिंदा नहीं रहेगी। ये धमकी देने के बाद हदीका इस औरत को अपने साथ टेलीफोन बूथ में ले गई। क्योंकि खुद बोल नहीं सकती थी, अपनी कसम की पाबंद थी। तहरीर के जरिए हदीका ने इस औरत को बताया। वो औरत कहती रही गोया हदीका अभी तक इसरार की चादर में छुपी हुई थी। मैंने इसरार इसलिए कहा कि इसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था। जिसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था वो मेरे लिए एक चैलेंज बन जाता था और मैं इस तराब में मुब्तला हो जाता था कि किसी तरह इसके दिमाग
के तमाम दरवाजे अपने लिए खोल कर रख दूं। मैं लैला के पास पहुंच गया। इसके जरिए पता चला कि फोन करने वाली औरत ने वही धमकी दी है, यानी सारा आइजक आइंदा क्रिस्टोफर मैकी के बंगले की तरफ न देखी जाए वरना इसकी जिंदगी के जमानत नहीं दी जा सकेगी। लैला इसी होटल के कमरे में बैठी रह गई थी, सोच रही थी यक न शुद्ध दो शुद्ध। एक तरफ साथ में गोल्डमैन के आदमी पीछे पड़ गए थे, दूसरी तरफ पुरअसरार चादर वाली ने धमकी दी थी। इस अजनबी शहर में इन धमकियों के पेश नजर बाहर निकलना सरासर हमाकत थी, इसलिए वो बैठकर सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मैंने इसकी सोच में कहा, दानिशमंदी यही होगी कि होटल से ना निकलूं, रात भर आराम से सोती रहूं, सुबह देखा जाएगा। लेकिन इसे करार कहाँ था, वो कभी सुकून से नहीं सो सकती थी। इसने रिसीवर उठाकर होटल के एक्सचेंज से राब्ता कायम किया, फिर मेरा नंबर बताया, मैंने सर पकड़ लिया। वो मुझसे राब्ता कायम कर रही थी। फोन की घंटी बजी, मैंने रिसीवर उठाकर कहा, क्रिस्टोफर मैकी इज हियर। मैं सारा बोल रही हूँ। बोलो, आधी रात को भी बोलो, जरा घड़ी देख लो। मेरा ख्याल है कि तुम सुबह तक बोलती रहोगी और मुझे भी नहीं सोने दोगी। क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? अभी से बेजार हो गए? मोहब्बत भरी बातें करके उल्लू ना बनाओ। बोलो, किस लिए फोन किया है? वो चादर वाली कौन थी? क्या इतनी रात को चादर वाली याद आ रही है और मुझे भी याद दिला रही हो? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे गहरी नींद सो रहे थे और मैंने बेदार किया हो। सो नहीं रहा था, सोने जा रहा था, मुझे नींद आ रही है। झूठ ना बोलो, मैं फोन पर भी आवाज के जरिए अंदाजा कर सकती हूँ कि तुम सोने वालों में से नहीं हो। पता नहीं रात को जाग जाग कर क्या करते रहते हो। मिस सारा, तुम्हारी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। वो चादर वाली मुजाहिदीन में से एक है, वो सब मेरी हिफाजत करते रहते हैं। क्यों हिफाजत करते हैं ये तुम्हें बता चुका हूँ। मालूम होता है तुम फोन के जरिए इस किस्म की बातें करती रहोगी और बहुत जल्द मुझे क्रिस्टोफर मैकी के इस बंगले से निकलवा दोगी। जाहिर है असल क्रिस्टोफर मैकी मुझे 4 आदमियों के कांधे पर ही यहाँ से निकालेगा। तुम इतने बुज़दिल तो नहीं हो। क्या मैंने तुम्हारी तसल्ली कर दी है? अब रिसीवर रख दूं? नहीं, अभी मैं ठंडी आहें भरना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों आधी रात के बाद तुम्हें मोहब्बत का यकीन आ गया है और मैं तुम्हें तस्वर में देख रही हूँ। तुम्हारी तरफ दिल खींचा जा रहा है। तुम्हारी जैसी फ्रॉड लड़की मैंने नहीं देखी। साफ क्यों नहीं कहती कोई मकसद हासिल करना है या एक बार फिर मेरी आहनी तिजोरी पर हाथ साफ करने का इरादा है? मैं कान पकड़कर तौबा करती हूँ, कभी तुम्हारी तिजोरी को हाथ नहीं लगाऊंगी, इस कमरे में भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने लिए यहाँ खतरा महसूस कर रही हूँ। प्लीज, क्या तुम मुझे यहाँ आकर अपने साथ नहीं ले जा सकते? क्या आज तक तुमने ये सुना है कि कोई अक्लमंद मुसीबत के घर गया हो और इस मुसीबत को गले लगाकर घर ले आया हो? ऐसा तो सिर्फ नकाह पढ़वाने वाले करते हैं। तुमने ये भी सुना होगा कि जो लोग मुसीबत को मुंह नहीं लगाते, मुसीबत इनके घर में घुसी चली आती है। मैं आ रही हूँ। ये कहते ही इसने रिसीवर रख दिया। मैंने बुखलाकर अपने रिसीवर को देखा, फिर सोचा ये लड़की कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने फौरन ही क्रेडल पर हाथ रखकर दूसरे नंबर डायल किए। मेरे खास मातहत से राब्ता कायम होते ही मैंने कहा, 3-4 लड़कियों को मेरे बंगले में ले आओ। मेरे मातहत ने बुखलाकर पूछा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? जो कह रहा हूँ इस पर अमल करो। यहाँ सारा आइजक पहुँचने वाली है। मैं इसे अपने घर से भगाना नहीं चाहता और ना ही इतना मौका देना चाहता हूँ कि वो हमारे मुतल्लिक ज्यादा तहकीकात कर सके। मैं समझ गया सर, लेकिन ये औरतें आपके बंगले में क्या करेंगी? ये तो जानते हो कि एक औरत दूसरी औरत को पसंद नहीं करती और मर्द के मामले में एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। लिहाजा सुबह तक सारा आइजक और वो औरतें आपस में निमटती रहेंगी और मैं आराम से सोता रहूंगा। मैंने रिसीवर रखकर खाने का पैकेट खोला और फौरन ही शुरू हो गया। पता नहीं बाद में खाना नसीब होता भी है या नहीं। खाने के दौरान मैंने सोनिया के दिमाग में पहुंचकर मालूमात हासिल की। वो 3 हेलीकॉप्टर जो बड़े बड़े बंडल गिरा कर गए थे और अपना पैगाम छोड़ गए थे, इन पैगामात का मतन एक ही था और वो ये कि टार्टर गलबा से दोस्ती करना चाहते हैं। इस सिलसिले में दीगर तहाइफ के साथ ट्रांसमीटर भेज रहे हैं ताकि इनकी फ्रीक्वेंसी पर राब्ता कायम करके गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सके। इन 3 हेलीकॉप्टरों में से एक सुपर मास्टर की तरफ से, दूसरा मास्क मैन की तरफ से और तीसरा जिनेवा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आया था। सोनिया ने तीनों ट्रांसमीटर के जरिए इनसे राब्ता कायम करने के बाद कहा था, मैं सोनिया बोल रही हूँ। ये इतलान अर्ज है कि जो तैयारा नेपाल से चला और वादी काफ तक पहुँचा, इसमें अना मैरिया सफर कर रही थी। वादी काफ में पहुंचकर वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इसकी जगह सोनिया ने जन्म लिया है। लिहाजा इस इतला के बाद मैं राब्ता खत्म करती हूँ। रात बहुत हो चुकी है, अहम गुफ्तगू कल सुबह होगी। इसने सभी को यही जवाब दिया था और सुबह तक के लिए टाल दिया था। अब वादी काफ में टार्टर गलबा से राब्ता कायम करने वालों
वालों और हेलीकॉप्टरों के जरिए आने वालों की तादाद 6 हो गई थी। एक ब्लैक शैडो जिसके डुप्लीकेट क्रिस्टोफर मैकी नंबर 2 ने वो काफ की फजा में हेलीकॉप्टर के जरिए प्रवास की थी और सबसे पहले तहाइफ के तौर पर एक बहुत बड़ा बंडल फेंका था और खैर सगाली का पैगाम भी भेजा था। दूसरा इसराइल का था जो वहां पहुंचने वाला था। तीसरा भारतीय हेलीकॉप्टर जो सबाता को ले जाने वाला था। चौथा सुपर मास्टर, पांचवा मास्कमैन और छठा जिनेवा रेड क्रॉस सोसाइटी का था। कल तक कितने आने जाने वाले थे और राब्ता कायम करने के मुतमन्नी थे, ये आने वाला वक्त ही बेहतर बता सकता था। मैंने सोनिया और रसवंती से कहा, अब आराम से सो जाओ, हम सबको नींद पूरी करके सुबह ताजा दम रहना है। मैं इनके पास से आ गया, अभी आराम से सो नहीं सका था। एक तरफ सबाता, दूसरी तरफ मरजाना और बल्बा सफर कर रहे थे। ये मालूम करना जरूरी था कि वो सफर के दौरान भी बेखैरियत हैं। बड़ी देर से मैंने सजाद की खबर नहीं ली थी। इसके बारे में भी मालूम करने के बाद मैं आराम से सो सकता था, लिहाजा मैंने मरजाना की खैरियत पहले मालूम की। इसी को कहते हैं नागहानी मुसीबत। वहाँ खैरियत नहीं थी। वो हेलीकॉप्टर जिसमें वो बल्बा के साथ इसराइल के 5 निहायत मासूम और दोस्त नवाज यहूदियों के साथ सफर कर रही थी, अब परवाज करता हुआ वापस इसराइल की तरफ जा रहा था। मैंने पूछा, मरजाना ये क्या हो रहा है? इसने जवाब दिया, पायलट कह रहा था हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है, वापस जाना जरूरी है वरना रास्ते में हादसा पेश आ सकता है। पायलट से गुफ्तगू करो, मैं इसके दिमाग में पहुंचूंगी। इसने पायलट को मुखातब किया। पायलट ने जवाब दिया तो मैं इसके दिमाग में पहुंच गया। इसके लाशऊर में एक सुरख नन्ही सी रोशनी जलती बुझती जा रही थी। इसका मतलब समझ में नहीं आया। मैंने इसकी सोच में पूछा, हेलीकॉप्टर में क्या खराबी पैदा हो गई है? इसकी अपनी सोच ने जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आता क्या खराबी है। मुझे एहसास हो रहा है कि यकीनन कोई ऐसी खराबी है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं अपना शुबा दूर करने के लिए वापस जा रहा हूं। इसकी सोच के दौरान हेलीकॉप्टर तिल अबैद की फजाओं में प्रवास करने लगा था और अब उतरने ही वाला था। मैंने कहाल तंजीम के सरबराह रिमोंडियल के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। इसके दिमाग को टटोला। पता चला इसे इस सिलसिले में कुछ नहीं मालूम, बस इतनी इतला मिली है कि हेलीकॉप्टर वापस आ रहा है और अब यहाँ उतरने ही वाला है। इतनी ख्याल ख्वानी से जाहिर हो रहा था कि इसे हेलीकॉप्टर के वापस आने में कोई साजिश नहीं है। अगर साजिश होती तो मैं उनके दिमाग से मालूम कर लेता। इसके बावजूद जाने क्यों मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। कोई बात मेरे दिमाग में चुभ रही थी। मैंने अपने दिमाग को टटोलना शुरू किया। पता चला मैं हर एक के दिमाग में पहुंच सकता हूं, लेकिन रबी असफंद यार के दिमाग में इसकी इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकता और चुपके से कोई राज मालूम करना चाहूं तो इसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। यही बात मेरे दिमाग में खटक रही थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? वैसे तो इसराइल में किसी भी हाकिम या किसी भी ऑफिसर ने मेरे सिलसिले में किसी तरह की साजिश न करने की कसम खा रखी थी। वो सब अपनी जगह दयानतदार हो सकते थे, लेकिन एक रबी असफंद यार ऐसी साजिशें कर सकता था जिसकी खबर मुझे नहीं हो सकती थी। मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना दूसरे इसराइली अफसरान के दिमागों को भी जरा टटोल लिया जाए। ये सोचते ही मैं सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंच गया। फिर इसके दिमाग को टटोलते ही चौंक पड़ा। वो इस वक्त एक खूबसूरत सी कोठी में दाखिल हो रहा था। कोठी के आसपास मुसल्लह अफराद का पहरा था और इस कोठी के अंदर फरहाद अली तैमूर मौजूद था। मैंने फौरन ही सजाद के दिमाग में छलांग लगाई। पता चला वो अपनी जगह गहरी नींद सो रहा है। मैंने इसकी नींद में मुदाखलत नहीं की, वापस चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंच गया। इस वक्त तक वो एक खूबसूरत से बेडरूम में आ गया था। वहाँ एक फरहाद अली तैमूर इजी चेयर पर बैठा हुआ था। दूसरे कई लोग थे, वो सब चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट सुना रहे थे। एक ने कहा, हमने अच्छी तरह इनको चेक किया है, ये फरहाद साहब हैं। चीफ ऑफिसर ने सर से पांव तक इस फरहाद को देखा। काद जसामत, शक्लो सूरत, आवाज, लबो लहजा सब वैसा ही था। एक शख्स मुहद्दब शीशा लिए खड़ा हुआ था। इसने कहा, मैंने अच्छी तरह मुआयना किया है, ये मेकअप में नहीं है, ये यकीनन हमारे दोस्त फरहाद साहब हैं। चीफ ऑफिसर ने आगे बढ़कर मुसाफा करते हुए कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, मुझे अफसोस है आपको ऐसे मरहलों से गुजरना पड़ा। आप तो जानते ही हैं दुश्मन आपकी डमी तैयार कर लेते हैं और हम परेशान होते हैं। इस डमी फरहाद ने खुश दिली से कहा, कोई बात नहीं, ये मैं पहले भी आपका दोस्त था, आज भी दोस्त हूँ और दोस्ताना जज्बे के साथ हर आजमाइश से गुजर सकता हूँ। इसकी आवाज और इसका लबो लहजा सुनते ही मैं इसके दिमाग में पहुंच गया। तब इंकशाफ हुआ ये वही डमी फरहाद था जिसे ब्लैक शैडो ने आला बीबी के साथ बाबा साहब के इदारे में भेजा था। आला बीबी ने कहा था कि वो भी ब्लैक शैडो के इस डमी चमचे को ऐसा चक्कर देगी कि ब्लैक शैडो याद रखेगा और इसने चक्कर दिया था। इस डमी फरहाद को किसी काम से बाबा साहब के इदारे के
बाहर भेजा था और मुख्तलिफ जराए से पेरिस की कहाल तंजीम की ब्रांच में इतला पहुंचाई थी कि फरहाद पेरिस की तरफ आ रहा है। बस इतना ही काफी था। इसके बाद वो इदारे में वापस न जा सका, रास्ते ही में अगवा कर लिया गया। दूसरी तरफ चीफ ऑफिसर को इतला मिली थी कि मिस्टर फरहाद अली तैमूर हाथ आ गए हैं और इन्हें फौरन ही तिल अबैद पहुंचाया जा रहा है। चीफ ऑफिसर ने सोचा अगर ये बात अभी अपने खास आदमियों को बताई जाएगी तो रसवंती किसी न किसी के दिमाग पहुंचकर मालूम कर लेगी कि फरहाद फिर यहूदियों के हथे चढ़ रहा है। लिहाजा इसने रब्बी असफंद यार को इसकी इतला दी। रब्बी ने चीफ ऑफिसर को ताकीद कर दी कि ये बात किसी और को इस वक्त तक न मालूम हो जब तक फरहाद अली तैमूर तिल अबैद न पहुंचा दिया जाए। इस बात को अपनों से भी राज में रखने का मकसद यही समझ में आया कि इनका रब्बी कोई साजिश करना चाहता है। इस नुक्ता नजर से सोचने के बाद ये बात समझ में आती थी कि हेलीकॉप्टर वापस क्यों लाया गया। एक सवाल और पैदा होता है, वो हेलीकॉप्टर वापस कैसे आया जबकि पायलट को वापस लाने के लिए हुक्म नहीं दिया गया था। वो कोई खराबी महसूस कर रहा था। मैंने एक बार फिर पायलट के दिमाग में छलांग लगाई। वहाँ पहुंचा तो इसके लाशऊर में एक नन्ही सी सुर्ख रोशनी जलती बुझती दिखाई दी। इस रोशनी के जरिए इसे खतरे का एहसास हो रहा था। वो समझ रहा था हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है। फिर सवाल पैदा होता था कि लाशऊर में अगर कोई सुर्ख नन्ही सी बत्ती जलती बुझती महसूस होती हो तो ये बात कैसे समझ में आती है कि हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई हो। मैं फिर एक बार चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंचा। वो डमी फरहाद से गुफ्तगू कर रहा था। इसी वक्त इतला मिली कि रबी असफंद यार तशरीफ लाए हैं। वो फौरन ही डमी फरहाद से माजरत चाहते हुए रुखसत हो गया। इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचा। ड्राइंग रूम में रबी असफंद यार बैठा हुआ था। इसे देखते ही चीफ ऑफिसर ने आगे बढ़ के अपने घुटने टेके, फिर रबी के दाएं हाथ को अपने हाथों में लेकर बोसा दिया। इसके बाद रिपोर्ट सुनाने लगा। रिपोर्ट यही थी कि फरहाद अली तैमूर को अच्छी तरह चेक किया गया है। ये असली फरहाद है, मेकअप नहीं है। तमाम रिपोर्ट सुनने के बाद रबी ने कहा कुदरत हमारा साथ दे रही है, फरहाद फिर हमारे हाथ आ गया है। दूसरी तरफ टार्टर गलबा का बेटा टार्टर बल्बा और इसकी होने वाली बहू मरजाना भी हमारे पास दोबारा पहुंच गए हैं। चीफ ऑफिसर ने अदब से पूछा मोहतरम रबी, मेरी उलझन दूर कर दीजिए, वो हेलीकॉप्टर कैसे वापस आ गया? आपने पायलट से या हमारे इन 5 नुमाइंदों से किस तरह राब्ता कायम किया जबकि रसवंती की तरफ से खदशा था कि वो हम में से किसी से भी राब्ता को ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लेगी। ये एक राज की बात है, ना पूछो तो बेहतर है। मोहतरम रबी, मैं सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर हूँ। मुल्क के अहम तरीन राज मेरे सीने में दफन रहते हैं। क्या आप मुझसे बातें नहीं करेंगे? जरूर एतमाद करूंगा। बात असल में ये है कि जब रसवंती ने यह शर्त आयद कर दी कि यहाँ से हमारा जो भी नुमाइंदा जाएगा वो इनके दिमागों को अच्छी तरह पड़ेगी, मुतमिन होने के बाद इन्हें वादिये काफ में दाखिल होने की इजाजत देगी, तो मैंने अपने 2 खास आदमियों को हिप्नोटिज्म के जरिए अपने काबू में किया। एक पायलट था और दूसरा इन 5 नुमाइंदों में एक नुमाइंदा है। दोनों शौरी तौर पर मेरे हिप्नोटिज्म के भूल चुके हैं। मैंने तरमीमी अमल के दौरान इन्हें हदायत की कि जो कुछ मैं इनसे कह रहा हूँ वो तमाम बातें तरमीमी नींद के बाद भूल जाएंगे। अलबत्ता जब भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में एक नन्हा सा सुर्ख बल्ब जलता बुझता रहेगा तो वो तरमीमी अमल के दौरान हदायत देने वाली तमाम बातें याद कर लेंगे। चीफ ऑफिसर ने पूछा, आपने तरमीमी अमल के दौरान क्या हदायत दी थी? पहले तो मैंने इनसे कहा था कि इनके हाथों में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां होंगी। मैं जब भी जरूरत महसूस करूं रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए इस घड़ी में सुर्ख बल्ब जलता बुझता शुरू हो जाएगा। इसके बाद इस बल्ब की सुर्ख रोशनी को देखते ही इनके लाशऊर में सुर्ख रोशनी जलती बुझती दिखाई देगी। इन्हें याद आता रहेगा कि ऐसे हालात में क्या करना है। हेलीकॉप्टर की प्रवास के दौरान सुर्ख रोशनी जलने बुझने लगे तो पायलट को एहसास होगा खतरा है, हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है, लिहाजा इसे वापस इसराइल ले जाना चाहिए ताकि इसे दोबारा अच्छी तरह चेक करने के बाद प्रवास की जा सके। चीफ ने खुश होकर कहा, ओह मोहतरम रब्बी, वाकई आप ग्रेट हैं। टेलीपैथी जानने वाले आपकी मर्जी के बगैर आपके दिमाग तक पहुंच नहीं सकते और आप इन टेलीपैथी जानने वालों को खूब चक्कर देते हैं। इन्हें खुशफहमी में मुब्तला कर रखा है कि हमारे जो नुमाइंदे जा रहे हैं वो बिल्कुल मासूम है और कोई साजिश करना नहीं जानते, जबकि इनमें से एक नुमाइंदा गैर शौरी तौर पर हमारे मुल्क के लिए काम करता रहेगा। प्लीज जरा ये वजाहत कर दें कि हमारा वो नुमाइंदा काफ पहुंचने के बाद किस तरह हमारे काम आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए इसकी
की घड़ी के नन्हे से बल्ब को ऑफ ऑन करता रहता। इस तरह इसके लाशऊर में सुर्ख रोशनी जलने बुझने लगती और इसे याद आता कि अपने मुल्क के मफाद में किस तरह कोई साजिशी चाल चलनी चाहिए, किन लोगों को अपनी हमायत में लेना चाहिए या किन लोगों को रास्ते से हटा देना चाहिए। चीफ ऑफिसर ने कहा, कमाल है, आपने ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया है कि रसवंती की टेलीपैथी हमारे सामने बेकार हो गई। रब्बी ने कहा, अब फरहाद की आमद को राज में न रखा जाए, हमारे हुकाम और अफसरान को इतला दे दी जाए। रसवंती मुझसे राब्ता कायम करेगी तो मैं इसे फरहाद के यहाँ आने की खुशखबरी सुनाऊंगा ताकि वो ख्याल ख्वानी के जरिए फरहाद से भी राब्ता कायम करे। दूसरी तरफ यही तासर दिया जाएगा कि हेलीकॉप्टर में वाकई खराबी पैदा हो चुकी है। दूसरा हेलीकॉप्टर चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए मरजाना और बल्बा को कल से पहले रवाना नहीं किया जा सकता। हम इन सब को किसी न किसी बहाने रोके रखेंगे। रसवंती को अभी ये एहसास न होने दिया जाए कि हम इनको बिला वजह रोक रहे हैं। चीफ ऑफिसर ने पूछा, अगर रसवंती ने मेरे दिमाग में झांकना शुरू किया तो तुम अभी मेरे साथ चलोगे? रात ज्यादा हो चुकी है, मैं तुम्हें तनवीमी नींद सुलाऊंगा और तुम्हारे दिमाग को अपने कंट्रोल में रखूंगा। रसवंती तुम्हारे पास आएगी तो हमारी चालों को नहीं समझ सकेगी। मैं इनकी बातों को सुन रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, या खुदा, तेरी दुनिया में कैसे अजायबात हैं। सबसे बड़ा अजूबा इंसान है जो किसी के बस में नहीं रहता, किसी के दबाव में नहीं आता। टेलीपैथी जैसा हैरत अंगेज और दहशत ज़दा करने वाला इल्म भी इसे मरूब नहीं करता। इस इल्म से बचने के लिए वो अपनी ज़हनी सलाहियतों को कितनी तरह आजमाता है, कैसे टेलीपैथी से महफूज रहता है, ये मैं अपनी जिंदगी में देखता आ रहा था और आइंदा जाने क्या कुछ देखने वाला था। रबी असफंदियार ने तरमीमी अमल और रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम को मिलाकर जो एक नया तरीकाकार इख्तियार किया था वो वाकई काबिल तारीफ था। अब रिमोट कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं था कि इसराइल में बैठकर इस शख्स को कंट्रोल करता जो वादी काफ में मौजूद रहता। इतने तवील फासले से कंट्रोलिंग मुमकिन नहीं थी, अलबत्ता खलाई सियारे के जरिए मुमकिन थी। लेकिन रबी असफंदियार की प्लानिंग के मुताबिक जो इसराइली सुरागरसा वादी काफ के अतराफ पड़ाव करने वाले थे, इनमें से कोई कंट्रोलिंग का तरीका अपने हाथ में रखता और वहीं से इस शख्स को कंट्रोल करता जो इसराइली नुमाइंदे की हैसियत से वादी काफ में टार्टर, गलबा और रसवंती वगैरह के करीब रहता। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर देखा, वो और रसवंती सो रही थी। इन्हें बेदार करना मुनासिब नहीं था, लेकिन ये बात परेशान कर रही थी कि मरजाना और बल्बा कैदी बनाए जा रहे थे। मैं मरजाना के पास पहुंच गया, वो गेस्ट हाउस में बैठी हुई थी। इसके सामने बल्बा की मरहम पट्टी हो रही थी, बाकायदा इलाज किया जा रहा था। इसे दोस्ताना सलूक से मुतमिन किया जा रहा था। मैंने मरजाना को मुखातिब किया, वो बोली, मैं बल्बा के साथ जाते जाते वापस आ गई हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर है, शायद हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है। ये लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहेंगे, मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। कहते हैं कि दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं है, अब हमारी रवानगी का इंतजाम कल तक हो सकेगा। हालात मजबूर करें तो सब्र करना चाहिए। क्या खाक सब्र करूं, तुमने ख्वाह मुख्वाह मुझे यहाँ पहुँचा दिया। ये दादी अम्मा की तरह हमें मशवरे क्यों देती रहती हो? माना कि टेलीपैथी जानती हो, लेकिन इतनी ज़हीन तो नहीं हो कि दुश्मनों की चालों को समझकर मंसूबाबंदी कर सको। तुम ख्वाह मुख्वाह नाराज हो रही हो। इंशाअल्लाह कल तक तुम्हारी रवानगी का इंतजाम हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो कल से तिला अवैध में वही हंगामे शुरू होंगे जिनकी मिसालें पिछले दिनों सोनिया पेश कर चुकी है। देखो मरजाना, कोई हमाकत न करना, जल्दबाजी में कोई कदम उठाओगी तो हम सब मुश्किलात में पड़ जाएंगे। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, फौरन सोनिया से मशवरा करो और मुझे बताओ। सोनिया गहरी नींद में है, क्या इसे उठाना मुनासिब है? सुबह मशवरा ले लेना, फिलहाल मेरे दिमाग से जाओ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसके दिमाग से चला आया, अजीब जिद्दी औरतों से पाला पड़ता रहता था। सोनिया, मरजाना और लैला सानी जिद में किसी से कम नहीं थी। रसवंती की जिद और मुखालफत ने इसे अच्छा सबक सिखाया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।